Hello students, I am Dr. Devakar from School of Biology। ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर कर रहे हैं इस चैप्टर का जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आपके सामने जो स्लाइड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको शॉर्ट में एसटीडीज कहते हैं। तो नाम से ही लगता है कि क्योंकि ये डिजीज सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको और भी कुछ दूसरे नामों से जानते हैं हम। एक है वेनिरल डिजीजेस। वेनिरल टर्म जो है वीनस वर्ड से आया है। वीनस वीनस इज गॉड ऑफ लव, so that's why it is also called as venereal diseases। क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, दैट्स वाई आरटीआई। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर को हम क्या कहते थे? यूटीआईज कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मोस्टली तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही स्प्रेड होता है, लेकिन कुछ एक एसटीडीज लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड होते हैं। ये शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेबल नीडल्स है ना, एक नीडल को यूज करके यदि वो पर्सन इन्फेक्टेड है और उसी नीडल को दूसरे पर्सन में यूज किया जाए तो वो डिजीज स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द जो एसटीडीज हैं, बहुत सारे एसटीडीज हैं, कुछ कॉमन एसटीडीज का नाम हमने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एसटीडीज हैं दे आर क्योरेबल, उनको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ हैं, जैसे एड्स को क्योर नहीं, एड्स का क्योर अब तक नहीं है हमारे पास। हेपेटाइटिस बी का भी क्योर नहीं है हमारे पास। हर्पीज जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, इसका भी क्योर नहीं है हमारे पास। तो दीज आर इनक्योरेबल। ठीक है। अब सारे एसटीडीज के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन एसटीडीज का एक जनरल सिम्टम होता है। जनरल सिम्टम क्या है? जैसे इचिंग, इचिंग अराउंड जेनाइटल ऑर्गन्स, पस डिस्चार्ज, पेनफुल ब्लिस्टर, ब्लिस्टर होता है अल्सर, अल्सर की तरह का कट एरिया वहां पर डेवलप हो जाता है जेनाइटल रीजन में। और एसटीडीज जो है वो दोनों में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ठीक। अच्छा, अब ऐसा होता है कि कई ऐसे एसटीडीज होते हैं जिनमें अर्ली सिम्टम्स नहीं दिखते। तो अर्ली सिम्टम्स जब नहीं दिखते तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। सिम्टम्स दिखेगा तब तो ट्रीटमेंट होगा। तो उस बीच जो इन्फेक्शन है वो दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है और उसको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे देखो कि देयरफॉर अदर पार्ट्स आर आल्सो अफेक्टेड, इट लीड्स टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमने पीछे डिस्कस कर रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। स्टिल बर्थ, मरे हुए बेबी को कहते हैं स्टिल बर्थ। जब मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, पेल्विक रीजन में जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं लोअर एब्डोमिनल रीजन में, लाइक यूट्रस है, इन्फेक्शन वहां तक स्प्रेड करके जा सकता है। तो ये सब कुछ दूसरे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एसटीडीज में, क्योंकि बहुत सारे एसटीडीज में अर्ली सिम्टम नहीं दिखता। अर्ली सिम्टम यदि दिख जाए तो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग, लेकिन अर्ली सिम्टम नहीं दिखेगा तो अर्ली ट्रीटमेंट नहीं होगा और वो दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ कॉमन एसटीडीज हैं। 3 ग्रुप है पैथोजेंस का, वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोन, जिसके कारण ये एसटीडीज होते हैं। इसमें बच्चों को ये जैसे एसटीडीज है और ये इनका कॉजेटिव एजेंट है, इन सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। वो नहीं करना कि उनका अलग अलग सिम्टम्स क्या होता है, लेकिन क्या करना है कि ये जितने एसटीडीज हमने लिख रखे हैं ये प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उनकी लिस्ट, और यही आते हैं एग्जाम में, है ना। इसको ऐसा नहीं है कि अब एसटीडीज के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं।
आपको इतना ज़रूर याद करना चाहिए और इनके कॉजेटिव एजेंट ज़रूर याद करने चाहिए कि एड्स HIV से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जेनाइटल वॉर्ट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये चारों क्या था? वायरल एसटीडीज। सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम्स में पहले। तो सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट ट्रिपेनोमा पैलिडम, गोनोरिया का नाइसीरिया गोनोरिया, ये तो हाल के कुछ पीछे 1-2 साल पहले आया हुआ है। लिकोरिया, लिकोरिया जिसको ट्राइकोमोनियासिस भी कहते हैं, लिकोरिया जिसमें वेजाइनल रीजन से पस डिस्चार्ज होता है, ये फ्लैजिलेट ग्रुप का पैरासाइट है ना। फ्लैजिलेट एक ग्रुप होता है प्रोटोजोआ में, उसका पैरासाइट है ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसटीडीज हैं। जैसे हमने कहा कि इन एसटीडीज के अपने अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और अलग अलग उनका डायग्नोसिस किया जाता है। तो जनरल, हमने एक जनरल सिम्टम यहाँ पर बताया था, ये याद करना, अलग अलग स्पेसिफिक सिम्टम याद नहीं करना। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो इन डिजीजेस का किया जाता है उनका एक है क्लिनिकल सिम्टम्स, है ना। जब कोई पर्सन एग्जामिन कराने के लिए जाता है तो जो डॉक्टर्स हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता करते हैं। दूसरा है कुछ टेक्निक्स जिनके बारे में हम आगे करने वाले हैं, एलिजा, PCR, DNA, हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे टेक्निक्स जब हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी वाले क्लास में ये सारी टेक्निक्स आएगी। एलिजा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, कैसे किया जाता है। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, DNA हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी बातें आएंगी, आगे आएंगी। अभी जस्ट नाम लिख दिया कि इनके जरिए हम एसटीडीज का पता कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर, किसी भी डिजीजेस में प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो अक्सर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर अपनाना सबसे अच्छा रहता है कि डिजीज का ऑनसेट ना हो। तो एसटीडीज को प्रिवेंट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है यूज ऑफ कॉन्डम। इसलिए देखो नैको वाले, नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो एड्स के लिए काम करती है ना, एड्स के लिए काम करती है, तो वो कॉन्डोम के यूज को प्रोपोगेट करती है कि कॉन्डोम का एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि ये एसटीडीज को स्प्रेड होने से रोकते हैं। ठीक है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, क्योंकि पता नहीं है ना कि जो पर्सन है, कंसर्न पर्सन है, वो किसी एसटीडी से अफेक्टेड हो, तो वो भी जो सेकंड पर्सन है वो भी अफेक्टेड हो सकता है इससे, क्योंकि ये डिजीज एक्चुअली सेक्सुअल कांटेक्ट से ही स्प्रेड होता है। थेरेपी के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर, सर्जरी विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर, क्रायो सर्जरी। इसमें क्या कहते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन है जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, उसको मान लो कि पेनफुल ब्लिस्टर अप्लाई हो गया है, पेनफुल ब्लिस्टर डेवलप हो गया है जेनाइटल रीजन में, कोई ग्रोथ हो गई है, तो उस ग्रोथ को ख़त्म करने के दो तरीके हैं, एक तो है सर्जरी और एक है बगैर सर्जरी के। तो उस पर लिक्विड केमिकल्स जब हम अप्लाई करते हैं तो अपने आप वो हट जाता है। इसी सर्जरी को हम क्या कहते हैं? क्रायो सर्जरी, सर्जरी विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने एसटीडीज के बारे में किया। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। क्या होता है कि जैसे बच्चे का जन्म नहीं हुआ अभी, ठीक है, फीटस की ग्रोथ हो रही है, तो फीटस के ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए कि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसको मॉनिटर करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। उन्हीं टेक्निक्स को प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कहते हैं। और इन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक में जो पहला टेक्निक हम करने जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, जिसका इमेज आपके सामने बना हुआ है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इस टेक्निक को सोनोग्राफी या इकोग्राफी भी बोला जाता है।
इस टेक्निक को इकोग्राफी भी कहते हैं। देखो इसमें मोस्ट वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक इन ऑब्स्टेट्रिक्स। व्हाट इज ऑब्स्टेट्रिक्स? ऑब्स्टेट्रिक का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विथ मॉनिटरिंग ग्रोथ ऑफ द फीटस, है ना। फीटस की ग्रोथ को मॉनिटर, जैसे मेडिकल साइंस के अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह से एक ब्रांच ऑब्स्टेट्रिक्स है जिसमें फीटस के ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, इस टेक्निक में जो अल्ट्रासाउंड हम यूज करते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, 1 to 15 मेगाहर्ट्ज का साउंड यूज किया जाता है। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस जिस इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ट्रांसड्यूसर। ये जो आपके सामने इमेज बनी हुई है ट्रांसड्यूसर का इमेज बना हुआ है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर के अंदर, इस ट्रांसड्यूसर, देखो ये ट्रांसड्यूसर लिखा हुआ है, इस ट्रांसड्यूसर के अंदर एक ये होता है लेड जिरकोनेट क्रिस्टल। लेड जिरकोनेट क्रिस्टल, यही क्रिस्टल जो है ना वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक इफेक्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। when electric potential is applied to the crystal, which crystal? zirconet crystal ना, लेड zirconet crystal पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इस एप्लीकेशन के बाद अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है ये क्रिस्टल। इस इफेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स से पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने का एक तरीका है। ठीक है, अब जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो, आपने देखा किसी को किसी फीमेल का जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो जिस एरिया का अल्ट्रासाउंड करना है, नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी का पता करने में या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके है ना फीटस की ग्रोथ को मॉनिटर करना है तो एब्डोमिनल रीजन का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड करते वक्त एब्डोमिनल रीजन में जेल लगा दिया जाता है पूरी तरह से, है ना, जेल लगा दिया जाता है। जेल लगाने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी इंस्ट्रूमेंट को मूव कराया जाता है एब्डोमेन पर ताकि वो अच्छे से मूव कर सके। जेल लगाने से स्लिपरी हो जाता है एरिया, तो पूरे एरिया में वो अच्छे से मूव कर सके। और दूसरा कारण है कि जो ट्रांसड्यूसर है, इस ट्रांसड्यूसर और स्किन के लेयर के बीच कोई एयर का लेयर न रह जाए, इसके और स्किन के बीच कोई एयर का लेयर न रह जाए, इसलिए जेल लगाया जाता है। तो दो कारण है उसके जेल लगाने। अब जब हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उस अल्ट्रासाउंड करता क्या है? तो देखो, अल्ट्रासाउंड मूव्स थ्रू द मीडियम एंड रिफ्लेक्टेड एट ऑब्स्टेकल। ये जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है वो एक मीडियम से ट्रेवल करता है और जहां पर ऑब्स्टेकल होगा, ऑब्स्टेकल कौन है? वही डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग फीटस, वही ऑब्स्टेकल का काम करता है। तो जहां पर ऑब्स्टेकल होता है वहां से ये वेव जो अंदर गया था वो वापस रिफ्लेक्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इकोग्राफी ना। सोनोग्राफी को इकोग्राफी इसीलिए कहते हैं, जैसे इको का जो प्रिंसिपल आप सबको पता ही है कि वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो वेव जो है वो वापस आता है और उस रिफ्लेक्टेड वेव को ट्रांसड्यूसर पिकअप करता है, उसका रिसीवर का काम भी करता है। देखो, इट एक्ट्स लाइक अ रिसीवर। और रिसीव करने के बाद, रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करने के बाद it converts the wave into electrical current, and when it is fed into the computer तो फीटस की इमेज मॉनिटर पर दिखने लगी, है ना, मॉनिटर पर दिखने लगती इमेज। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड को यूज करके क्या क्या हम कर सकते हैं, ये सब यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। एक है कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ फीटस, फीटस का एज डिटरमाइन करना हो तो पता करते। लेकिन एक इसका और यूज हो सकता है जिसको यूज नहीं, मिस यूज कह सकते हैं आप, जिसको लार्ज स्केल पर मिस यूज किया भी जा सकता है। अल्ट्रासाउंड को यूज करके डेवलपिंग
डेवलपिंग फीटस का सेक्स पता किया जा सकता है कि वेदर द डेवलपिंग फीटस इज मेल और फीमेल। लेकिन इस पर्पस के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज करना अलाउड नहीं है, ये क्राइम माना जाता है। क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर फीमेल फेटिसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से पता करके कि डेवलपिंग फीटस फीमेल है, तो फीमेल फीटस को अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उन डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर इस तरह का इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि यहाँ पर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता। तो इन पर्पस के लिए अल्ट्रासाउंड अलाउड नहीं है, लेकिन मिसयूज होता है। अभी भी आप देखो पेपर में, न्यूज़ में ये सब बातें आती हैं कि वहाँ पर प्री नेटल सेक्स एग्जामिनेशन करते हुए पकड़े जाते हैं लोग, है ना। तो मिसयूज लार्ज स्केल पर होता है इंडिया जैसे कंट्री में, लेकिन उस पर्पस के लिए अलाउड नहीं है। ठीक, अल्ट्रासाउंड हो गया। एक दूसरी टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस क्या है? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड याद करो कि ये फीटस ग्रो कर रहा है और फीटस के इमीडिएट सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एमनियन। और एमनियन के अंदर जो कैविटी होती है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस के स्किन का सेल प्रेजेंट होता है, शेडिंग होती है स्किन के सेल की। अब सेल कोई भी हो, चाहे वो स्किन का हो या बॉडी का कोई भी हो, कोई भी सेल हो, वो बना तो जायगोट से ही है, तो वो सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जायगोट से बनने वाले जितने भी सेल्स हैं, उसमें सब सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होएगा। तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर में एक सर्जिकल नीडल होता है। देख लो कि ये सर्जिकल नीडल है, ये अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के साथ इसको किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के साथ इसलिए करते हैं कि अल्ट्रासाउंड का यूज इसलिए भी जरूरी है कि अल्ट्रासाउंड फीटस के लोकेशन को बता देता है। तो मॉनिटर पर दिखता रहता है फीटस, डेवलपिंग फीटस। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बगैर हम अल्ट्रासाउंड के यूज किए हुए यदि एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर के समय सर्जिकल नीडल को बॉडी में इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या हो सकता है? ये सर्जिकल नीडल इसकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, फीटस के बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसलिए एमनियोसेंटेसिस स्टार्ट करने से पहले फीटस को लोकेट किया जाता है थ्रू अल्ट्रासाउंड। ठीक है। फिर एक सर्जिकल नीडल को इंसर्ट करके इस एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ कर लिया जाता है। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करेंगे, तो साथ साथ क्या आ जाएगा? इस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ वो सेल्स भी आ जाएगा। सेल्स के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? जीन्स हैं। तो उन जीन्स को, उन क्रोमोसोम्स को हम स्टडी पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो देखो, एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स cells of the skin of fetus which is used for detecting chromosomal और biochemical abnormalities या enzymatic abnormalities भी कह सकते हैं। अब chromosomal abnormalities क्या हो गया? अब मान लो कि क्रोमोसोम हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 46। हो सकता है किसी कारण से वो 45 ही हो सकता है किसी कारण से 47 हो। इसके कारण बहुत तरह की एबनॉर्मलिटीज पता की जा सकती हैं। कोई जीन मिसिंग है, तो जीन मिसिंग है तो एंजाइम नहीं बनेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि एंजाइम बनने के लिए जीन जरूरी होता है। तो जीन यदि मिसिंग है तो एक एंजाइम नहीं बनेगा, और वो एंजाइम जिस मेटाबॉलिक रिएक्शन को गार्ड करता है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो पाएगा क्या? वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि बायोकेमिकल या एंजाइमेटिक एबनॉर्मलिटीज को भी ये पता कर सकता है। क्रोमोसोमल और जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी पता कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगेन, इसके जरिए जैसे हमने फ्लूइड निकाला, तो फ्लूइड के साथ सेल्स भी बाहर आ गए, और जब सेल्स बाहर आ गए तो उन सेल्स में क्रोमोसोम है। उस क्रोमोसोम की स्टडी को करके हम बता सकते हैं कि नहीं डेवलपिंग फीटस मेल है या फीमेल है। बता सकते हैं, खूब अच्छे से बता सकते हैं,
क्योंकि XX है तो वो फीमेल है, XY है तो मेल। लेकिन अगेन फॉर दिस पर्पस एमनियोसेंटेसिस इज नॉट अलाउड। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि एमनियोसेंटेसिस के जरिए यदि ये पता चला कि डेवलपिंग फीटस नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, किसी कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है बच्चे के अंदर, डेवलपिंग फीटस के अंदर, तो और कोई ऐसा डिसऑर्डर है जैसे इनक्योरेबल डिसऑर्डर है, तो डॉक्टर कैन एडवाइज फॉर एमटीपी, है ना। एमटीपी के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन हमने एक बात ये भी तो करी थी कि एमटीपी जो है वो सेफ जो कब तक होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी सेफ होता है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस की जो टेक्निक है वो 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले नहीं की जा सकती। 15th वीक से पहले नहीं की जा सकती एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि 15th वीक तक जाके फीटस की प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, तक वो इसमें अल्ट्रासाउंड में प्रॉपरली दिखने लगता है। नहीं तो प्रॉपरली यदि विजिबल ना हो तो सर्जिकल नीडल उसको ना डैमेज कर सकता है। इसलिए प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद ही एमनियोसेंटेसिस की जाती है, नहीं तो ये बच्चा अबॉर्ट भी हो सकता है इसको गलत तरीके से यूज करने पर। अब 15th वीक में जब हम एमनियोसेंटेसिस करेंगे और उससे ये पता चला कि डेवलपिंग फीटस में कोई इनक्योरेबल एबनॉर्मलिटी है, तो उसकी एमटीपी हो सकती है। लेकिन तब हमने एमटीपी का वो बताया था, उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। तो इससे पहले भी हम एक टेक्निक ऐसा है जिससे हम पता कर सकते हैं, ये जैसे 15th वीक है। एक दूसरी टेक्निक है सीवीएस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ये टेक्निक 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में पता कर देता है कि वेदर द डेवलपिंग फीटस इज नॉर्मल और नॉट नॉर्मल। तो दोनों टेक्निक को यहाँ पर कंपेरेटिव अकाउंट के जरिए आप पढ़ सकते हैं। ये एमनियोसेंटेसिस है और ये सीवीएस है। तो एमनियोसेंटेसिस 15th वीक के बाद करते हैं और सीवीएस 6 to 8 वीक्स के बाद ही किया जा सकता है। और 6 to 8 वीक्स के बाद यदि पता चल जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आएगा। ठीक है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, इन दोनों में देखो कंपेरेटिव, दोनों में सेल को ही आइसोलेट किया जाता है, फीटस के सेल्स को आइसोलेट किया जाता है। वो फीटस का सेल कहाँ पर एमनियोसेंटेसिस में कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड से। ये एमनियोटिक फ्लूइड है जहाँ से फीटस के सेल्स को बाहर किया जाता है। लेकिन सीवीएस में एमनियोटिक फ्लूइड के सेल्स को बाहर नहीं किया जाता है। उसमें देखो एक कैथेटर होता है, प्लास्टिक का ट्यूब होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और इस कैथेटर को विजाइनल रूट से बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। देख रही है, एक ट्यूब है, विजाइनल रूट से इसको इंसर्ट किया जाता है। और इसका जो टिप है, कैथेटर का जो टिप है, उस पर सेल्स को सक करने वाले इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। वो ये देख रहे हो, ये प्लासेंटा कोरियोनिक विलाई है। कोरियोनिक विलाई किसका पार्ट है, फीटल प्लासेंटा का पार्ट है, फीटल प्लासेंटा का पार्ट है। तो वहां से कुछ सेल्स को ये विड्रॉ कर लेते हैं। सेल कहीं भी हो, फीटस का कोरियन किसका सेल है, फीटस का सेल। तो उस सेल को बाहर निकाल करके एक दो सेल भी यदि आ गया तो उसको कल लिविंग सेल्स होते हैं, उनको हम कल्चर कर सकते हैं। देखो, तो सेल्स आर कल्चर्ड एंड यूज्ड टू फाइंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो जिन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की या जिन एबनॉर्मलिटीज का पता एमनियोसेंटेसिस कर सकता है, उन सारे एबनॉर्मलिटीज का पता सीवीएस भी कर सकता है। इसे यहाँ पर लिखा है 9 to 4 वीक्स, लेकिन अब इसको 6 to 8 वीक्स में आराम के साथ किया जा सकता है। ठीक है। तो ये दोनों एक ही तरह के एबनॉर्मलिटीज को पता कर सकते हैं। लेकिन सीवीएस का बेनिफिट ये होता है एमनियोसेंटेसिस पर
कि एमनियोसेंटेसिस लेट करेंगे, जितना हम लेट करेंगे फीटस की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, उसके एमटीपी में उसके एमटीपी करने में उतनी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ पर तो पहले पता कर सकते हैं, पहले पता करने पर एमटीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंटेसिस और सीबीएस। ठीक है, इन सारे टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। लास्ट स्लाइड इस वीडियो लेक्चर का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि रिलेटिवली जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, कम टाइम में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना, इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ये 2 एग्जाम्पल दोनों ही एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1990 में 2 बिलियंस था, 2 बिलियंस पॉपुलेशन था 1990 में। सिर्फ एक डिकेड में 10 साल में 2000 में ये पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गया। तो देख रहे हो कि कितने कम समय में, सिर्फ 10 साल में कितने गुना पॉपुलेशन बढ़ गए। तो ये जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यही चीज़ यदि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडियन पॉपुलेशन at the time of independence was 350 millions 350 millions 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ। 2000 मई 2000 में ये 1 बिलियन हो गया। देखो कितना ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ है, कम समय में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना, दिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्या होता है कि हर 6th इंडियन, नहीं 6 बिलियन जो है वो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है और 1 बिलियन, अब ये ज़्यादा हो गया है, हमने एनसीईआरटी की वैल्यू लिखी है, एनसीईआरटी बुक पहले लिखी गई। तो एवरी 6 पर्सन इन वर्ल्ड इज इंडियन। 1 बिलियन इंडिया का पॉपुलेशन, 6 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन, हर 6th पर्सन क्या हो गया, इंडियन हो गया। ठीक है, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी refers to the total number of individuals living per square kilometer in a unit time। एक डिफाइंड टाइम में एक 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उसको उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन होता है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन, जो कंट्री बड़ी है, इन टर्म में आप सुनते हो कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री, नहीं, किसी के पास स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। 2 मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं पॉपुलेशन के, एक है बायोटिक पोटेंशियल, जो मेजर डिटर्मिनेंट, और भी हैं बट जो मेजर डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन डेंसिटी के, एक है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, ये सीधा सीधे बर्थ रेट को ही बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन रिप्रोडक्टिव लाइफ। एक कपल जो है अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने चिल्ड्रन प्रोड्यूस करता है, यदि वो ज़्यादा करता है तो पॉपुलेशन में ऐड ज़्यादा करेगा, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि हर इन्वायरमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि उस इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट कितने पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा। क्योंकि पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, फूड चाहिए और स्पेस चाहिए। और फूड और स्पेस यदि ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेस की कमी नहीं है, फूड की कमी नहीं है। लेकिन यदि फूड की कमी हो और स्पेस की कमी हो तो पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाए। तो टोटल नंबर ऑफ, ये तो 2 मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैरिंग कैपेसिटी एंड बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। एक है
increased lifespan due to increased health facilities। जैसे जैसे मेडिकल इक्विपमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, उनका यूज बढ़ता जा रहा है, लाइफ स्पैन भी लोगों का बढ़ता जा रहा है। लाइफ स्पैन इसलिए बढ़ रहा है कि हम हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कंसर्न हो गए, नहीं? तो हमारी लाइफ स्पैन बढ़ रही है, लाइफ स्पैन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। डिक्रीज्ड आईएमआर, आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये दोनों कम हो गया काफी, आईएमआर भी कम हो गया और एमएमआर भी कम हो गया, दोनों ही कम हो गया। तो इसके कम होने से क्यों कम हो गया? इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी रेट कम क्यों हो गई? क्योंकि मेडिकल जो साइंस है वो काफी एडवांस हो गया। पहले क्या होता था कि जैसे हम अपने कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर कि मेडिकल फैसिलिटीज पहले नहीं होती होंगी ज़्यादा, तो घरों में जहाँ पर रूरल एरियाज है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो विलेज एरिया है, उन विलेज एरिया में जो बर्थ होता था पहले, हॉस्पिटल नहीं होने के कारण घरों में बर्थ होते थे, है ना? दाई माँ होती थी, वो बच्चे का जन्म करवाती थी। तो उसमें मदर के लाइफ के साथ भी रिस्क था, बच्चों के लाइफ के साथ भी रिस्क था। अब देखो कि विलेज एरिया में भी हॉस्पिटल्स खुल गए, और विलेज एरिया में हॉस्पिटल खुल जाने के कारण इन रेट में कमी आई, इन्फेंट्स के डेथ रेट में कमी आई है, मदर के डेथ रेट में कमी आई है, ठीक है। बेटर फैसिलिटीज फॉर फूड स्टोरेज आज बड़े बड़े गोडाउन गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जहाँ पर फूड को, जैसे एक साल बहुत ज़्यादा उपज होती है तो उसको रख लिया जाता है, अब अगले साल मान लो कि कोई फ्लड के कारण, फेमिन के कारण अकाल पड़ गया, तो उन फूड को हम यूज़ कर सकते। पहले अकाल में, फ्लड में बहुत सारे लोग मर जाते थे, अब वो स्थिति नहीं होती। अब हमारे पास जो एक स्टोरेज है सफिशिएंट फूड ग्रेन्स। सर्टेन रिलीजन्स आर अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल, बहुत सारे रिलीजन हैं जो बर्थ कंट्रोल को ठीक नहीं मानते, तो पॉपुलेशन में वो क्या करते, ऐड करते। क्या इफेक्ट हो सकता है पॉपुलेशन का? सबसे बड़ा इफेक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रहने की जगह कम पड़ेगी, शेल्टर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी। क्या रिमेडीज हो सकती है? रिमेडीज क्या क्या हो सकती है? रिमेडीज तो एक तो ये है कि मैरिड कपल को इनकरेज करना चाहिए बर्थ कंट्रोल के लिए, बर्थ कंट्रोल मेथड को अडॉप्ट करने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। इंसेंटिव देना चाहिए फॉर दोज हैविंग लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इससे वो इनकरेज होंगे। जिनके कम बच्चे हैं, एक बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो फैमिली प्लानिंग के लिए इनकरेज खुद भी हो और दूसरे को भी कर सके। स्कूल के लेवल पर सेक्स एजुकेशन जरूरी, इससे क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं एडोलेसेंट एज से गुजर रहे हो, और वो जो एज होता है प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा, और क्यूरियस होते हैं बच्चे, सारे चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो यदि उनको सेक्स एजुकेशन स्कूल के लेवल पर दी जाए तो वो अवेयर होंगे, उनकी जो क्वेरीज हैं वो यदि सॉल्व की जाए स्कूल के लेवल पर, तो भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। पहला इंडिया में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो 1951 में हुआ, और इसी प्रोग्राम का जो इम्प्रूव वर्जन है, इसी को कहते हैं आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना, ये इम्प्रूव वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई बहुत फेमस है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। और सेंसस इंडिया में जो पहला सेंसस हुआ था, हर 10 साल में होता है, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1873, द लास्ट बीइंग इन 2011, ये 15th सेंसस था, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन पॉपुलेशन, ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। और इंडिया होल्ड्स अबाउट 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ईयर 1921 इज बिग डिवाइड इसलिए बोलते हैं कि 1921 के बाद अचानक से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई इंडिया में, तो इसलिए इसको बिग डिवाइड बोलते हैं। कुछ एक चीज़ें और भी कि यूपी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा स्टेट है, सिक्किम सबसे छोटा है। सेक्स रेशियो कम है इंडिया में, अब देखो कि पर 1000 मेल के लिए 940 फीमेल्स हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ये एवरेज है। सेक्स रेशियो हाईएस्ट केरला में, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 1084 फीमेल है पर 1000 मेल, तो वहाँ पर सेक्स रेशियो हाईएस्ट है एंड इज लोएस्ट इन हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम, केरला में सबसे ज़्यादा। लिटरेसी रेट केरला का हाईएस्ट है, बिहार का लोएस्ट है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल की सबसे कम है। तो ये सब कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो याद करने वाली थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है कुछ भी, हर लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर लाइन इम्पॉर्टेंट होता है। हमने एक भी बात आपको फालतू नहीं पढ़ाई है जो आपको नहीं जानना चाहिए। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें आपको ज़रूर लगेगी जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस बाहर के आते हैं। तो हमने कोशिश करी है कि उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए जो आपके नीट एग्जाम से रिलेटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, reproductive health. Thank you.